नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जब करण गुलेरिया रोहित और अनिका के कमरे का दरवाजा बंद करने ही वाले थे कि तभी सामने से आकाश गुलेरिया और मयूर गुलेरिया दोनों ही बातें करते हुए आ रहे थे। तब रोहित उन्हें रोकते हुए ने एक फोन देता है कि अगर कुछ भी तुम्हें वहां पर इमरजेंसी लगे तो तुम इस फोन से कॉल करना। ये एक ऐसा फोन है जिससे अगर तुम इमरजेंसी में किसी को भी कॉल करोगे तो उसका अलर्ट सभी को ही मिल जाएगा। ये कहकर अब रोहित उस फोन को मयूर को दे देता है। रोहित की इस बार पर मयूर अब अपने फोन को साइड में रख देता है और वो रोहित के दिए हुए फोन को अपने हाथ में रख लेता है और फिर वो उस फोन को चेक करने लगता है कि आखिर इस फोन में ऐसा क्या है। उस फोन को अच्छी तरह से देखने के बाद अब मयूर और आकाश उन दो सबको बाय बोलकर अब वहां से चला जाता है, बिना ये ध्यान दिए कि वो अपने फोन से आकाश से बात कर रहा था, क्योंकि जब मयूर गुलेरिया इधर से गुजर रहा था तो वो फोन पर आकाश गुलेरिया से ही बात कर रहा था। लेकिन रोहित के बोलने पर वो अब उस फोन को एक साइड रख देता है और उसका फोन रोहित और अनिका के रूम में ही छूट जाता है। मयूर गुलेरिया उस समय पर अपने फोन को डिस्कनेक्ट करना ही भूल गया था। यहाँ मयूर अब सभी को लेकर जल्दी से गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो अब ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से राजमहल की तरफ गाड़ी को ले लो। ये सुनते ही अब ड्राइवर जल्दी से अपनी गाड़ी को राजमहल से लेकर जाने लगता है। तो वहीं अपने रूम में ही अपने लैपटॉप से काम कर रहे आकाश गुलेरिया सामने से मयूर गुलेरिया के कुछ कहने का ही वेट कर रहा था, क्योंकि काफी वक्त हो गया था, अभी तक फोन डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन आकाश ने भी अब उस फोन को एक साइड रख दिया था कि शायद मयूर कुछ काम करने लग गया होगा, और ये सोचकर अब वो अपने लैपटॉप पर काम करने लग गया था। इधर दूसरी तरफ से आकाश गुलेरिया ने भी अब तक अपने फोन को डिस्कनेक्ट नहीं किया था कि तभी आकाश को करण गुलेरिया की आवाज सुनाई देती है। तो अब वो अपने फोन को अपने कानों के पास लगा देता है कि आखिर मयूर के फोन से पापा की आवाज कैसे आ रही है। वहीं दूसरी तरफ रोहित अनिका के रूम में करण गुलेरिया ने उस रूम का दरवाजा बंद कर दिया था कि ताकि कोई भी उनकी आवाज को न सुन पाए। करण गुलेरिया अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि देखो, मैं जानता हूं कि तुम दोनों ये सच अब जान चुके हो कि आकाश की माँ कौन है। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन अब बस करो, इस बात को यहीं पर ही खत्म कर दो। अगर ये सच बाहर आ गया कि आकाश किसी और का नहीं बल्कि अंजलि का बेटा है तो फिर एक नया तूफान ही सबकी लाइफ में आ जाएगा और सब कुछ जो बना बनाया है वो सब कुछ तहस नहस कर देगा। क्योंकि ये तूफान इतना बड़ा आएगा ना तो वो पता नहीं कितनी ही जिंदगियों का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। करण गुलेरिया की बात को सुनकर अब अनिका कहती है, पापा मैं नहीं जानती थी कि आखिर क्यों आप हम सब से ये सच छुपा रहे हैं। चलिए हमारा ना सही पर कम से कम उस माँ का तो सोचिए जो पिछले 30 सालों से अपने बेटे के लिए तरस रही है। अरे जिसे 30 साल से ये भी नहीं पता है कि उसका बेटा कहाँ है, कैसा है, वो दिखने में कैसा है और वो किस हाल में है। क्या आपको उसकी तड़प दिखाई नहीं दी? अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि मैं नहीं जानता था कि अंजलि आज भी अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश कर रही है। क्यों अनिका और आकाश और अंजलि को दूर रहने के लिए ही मैंने मल्होत्रा परिवार से मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अब अंजलि को कभी भी इस बात का पता चले। क्योंकि यहाँ पर रीजन तुम्हारी माँ नहीं बल्कि मैंने ही खुद उनसे मुंह मोड़ा था। करण की ये बात सुनकर तो अब अनिका बस फटी हुई आंखों से ही अपने पास रोहित को, एक बार वो रोहित को देख रही थी तो एक बार करण गुलेरिया को, क्योंकि रोहित ने तो इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लिया था, इसलिए वो रोहित को घूर घूर कर भी देख रही थी। अनिका अब अपने पापा से कहती है कि मुझे बस ये इतना बता दीजिए कि आकाश के पापा कौन हैं, क्योंकि मुझे बस ये जानना है। अनिका अब सीधे सीधे ही अपने पापा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि अंजलि मामी आकाश की मम्मी है, लेकिन अब उसका पापा कौन है। अनिका के इस सवाल पर अब करण कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि मैं ही आकाश का पापा हूँ। यहाँ करण गुलेरिया इस बात से अनजान थे कि वो जिस बात को छुपाने के लिए रोहित और अनिका से रिक्वेस्ट कर रहे थे वो बात तो अब
तक आकाश के कानों तक पहुंच गई थी, वो भी उसके कमरे में बैठे बैठे हुए, क्योंकि वो अभी तक इस बात से अनजान थे कि उस समय पर मयूर आकाश से बात कर रहा था और उसका फोन अभी कमरे में ही छूट गया था और उस फोन के जरिए ये सारी ही बातें अब आकाश के कानों तक पहुंच गई थी। वहां अपने ही रूम में बैठे अपने फोन से सुन रहे आकाश गुलेरिया ने जब सब कुछ सुना तो उसके हाथ से तो उसका फोन ही नीचे छूटकर गिर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक 440 वोल्ट का एक झटका लगा है। इस वक्त आकाश को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करे, किससे पूछे कि आखिर ये सब हो क्या रहा था। खुद को समझाते हुए ही अब आकाश ने अपना फोन उठाया और फिर से वो तेजी से अपने रूम से निकलकर अब एलिवेटर से सीधा ही ग्राउंड फ्लोर पर आ गया था। अब वो जल्दी से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर अब वो जल्दी से राजमहल की तरफ अपनी गाड़ी को दौड़ाने लगता है। आकाश ने इससे आगे की बात सुनी ही नहीं थी आजा, क्योंकि इतना सुनने के बाद आकाश अब राजमहल की तरफ भागने लगता है। आज आकाश के मन में न जाने कितने ही सवाल घूम रहे थे। आज उसने सोच लिया था कि वो आज अंजलि मल्होत्रा से अपने सवालों के हर एक जवाब लेगा कि आखिर उन्हें मुझे बायकॉट ही करना था तो मुझे इस दुनिया में क्यों लेकर आई थी, क्योंकि आकाश ने अब यहाँ पर पूरा सच नहीं जाना था। बस ये इतना आधा अधूरा सच जानने के बाद अब आकाश जल्दबाजी में वहां से निकल गया था, क्योंकि अब उसे सारे ही सवाल अब अंजलि मल्होत्रा से पूछने थे। वो अब अपने मन में यही सोचता है कि उसकी माँ ने उसे बायकॉट करना था तो वो दुनिया में इसे क्यों लेकर आई और मेरे पापा को उन्होंने क्यों मुझसे अपने भाई को और मेरे पापा उन्होंने क्यों मुझे अपने भाई को सौंप दिया। अगर करण गुलेरिया ही उसके रियल पापा थे तो उन्होंने अनुपम गुलेरिया को उन्हें गोद क्यों दिया। क्या गलती थी उसमें मेरी? क्या मैं बस इन दोनों की एक गलती हूँ जिसे छुपाने के लिए इन दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया? अगर ऐसा होता तो पापा मुझे कभी नहीं अपनाते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या हूँ। आकाश का अब यहाँ पर पूरा अस्तित्व ही तहस नहस होने को हो रखा था। आकाश को तो अब अपने अस्तित्व पर ही शक होने लगा था। आकाश गुलेरिया अभी यही सोचते हुए ही अपनी गाड़ी को राजमहल की तरफ दौड़ा रहा था तो वहीं अब तक दूसरी तरफ मयूर गुलेरिया सभी के साथ अब तक राजमहल में पहुंच गए थे। धीरे धीरे करके सभी अपनी अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे थे कि रिया ने देखा कि उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिंसेस लतिका अपनी मम्मा कविनालिशा के साथ साथ बड़ी रानी भी उनके वेलकम के लिए पहले से ही खड़ी हैं। तो वहीं जब आयशा मारवा ने अपने कदम राजमहल में रखे तो उनकी सारी ही पुरानी यादें अब ताजा हो गई थी। राजमहल में कदम रखते ही उन्हें अपने पिछले 30 सालों की सारी ही बातें अब याद आने लगी थी। तभी उनके कंधे पर सावित्री ने अपना हाथ रखा, क्योंकि सावित्री ने ये महसूस कर लिया था कि यहाँ पर उसकी आयशा मैडम क्या सोच रही है। उन सब बातों को सोचते हुए ही अब सावित्री ने आयशा मारवा को हिम्मत दिलाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। अब ये अपने कंधे पर सावित्री का हाथ देखकर अब आयशा मारवा ने एक गहरी लंबी सांस ली। यहाँ रेखा मौसी ने सभी से कहा कि चलो अंदर चलते हैं। ये सुनते ही वहां पर सभी अब एक एक करके अंदर जाने ही लगे थे कि तभी राजमहल के बाहर खड़े अनुपम गुलेरिया सिक्योरिटी गार्ड से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि वहां अनुपम गुलेरिया भी पहले से मौजूद थे जो अभी भी सिक्योरिटी से राजमहल के अंदर जाने की बातें कर रहे थे। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर रहा था कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं। तभी अनुपम गुलेरिया की नज़र वहां पर अंजलि मल्होत्रा पर जाती है। अंजलि मल्होत्रा को वहां पर देखकर वो भाई अपने मन में ही सोच रहे थे कि आखिर ये यहाँ पर कैसे है और इसे राजमहल में कैसे एंट्री मिल गई है, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि आखिर अंजलि मल्होत्रा आई तो राजमहल में आई कैसे। वैसे भी ये तो मेरा लॉटरी टिकट है, अगर ये मेरे हाथ लग गई ना तो मैं ना सिर्फ करण से बल्कि राजीव से भी मुंह मांगी कीमत वसूल लूंगा, क्योंकि एक अंजलि मल्होत्रा ही थी जिसके दम पर राजीव गुलेरिया भी उसे अच्छी खासी कीमत दे सकता था और करण गुलेरिया को तो वो ब्लैकमेल करके अपना सारा हक ही ले सकता था। ये कहते हुए ये अनुपम गुलेरिया राजमहल के सामने से हटकर अब वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वो अपने फोन से एक नंबर डायल करता है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से आवाज आई हेलो, तो अनुपम गुलेरिया ने कहा कि सुनो, तुम्हें राजमहल से किसी को उठाना है और हाँ, इस काम के लिए मैं तुम्हें बहुत सारा
ही पैसा दूंगा, मैं तुम्हें उसका हुलिया बता दूंगा और हाँ तुम्हें ये काम आज के आज ही करना है। ये कहते हुए ही अनुपम गुलेरिया ने अब अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक सभी राजमहल के अंदर आ गए थे तो और प्रिंसेस लतिका को बच्चों के साथ बड़ी रानी ने अपने रूम में जाने के लिए कहा था, क्योंकि यहाँ पर वो सब अब अपनी जरूरी बातें करने वाले थे जिसके लिए रेखा मौसी यहाँ पर आई थी। और फिर अब वो आंखों ही आंखों में अब सावित्री को इशारे से बच्चों के पीछे जाने के लिए भी कह देते हैं। सावित्री भी बड़ी रानी का इशारा मिलकर सावित्री भी अब समझ गई थी कि बड़ी रानी उनसे क्या चाहती हैं, इसलिए सावित्री भी अब बड़ी रानी की बात को समझकर हाँ में अपना सिर हिला देती है। और वो अपने मन में ही सोच रही थी कि आखिर कितने ही सालों बाद बड़ी रानी ने उन्हें ऑर्डर दिया है। वो अपने आप में काफी गर्व महसूस कर रही थी, क्योंकि सालों पहले सावित्री खुद यहीं पर ही एक सिक्योरिटी का काम करती थी। और फिर अब वो बच्चों को प्रोटेक्शन के लिए उनके रूम के पास चली जाती है। अपने रूम से बाहर निकलकर अब बड़ी रानी के भाई दूसरे रूम में ही जा रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने हॉल में बैठी हुई आयशा मारवा पर जाती है। तो उन्हें अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे मछली को फंसाने के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा जाल बुना था, क्योंकि वो लोग आयशा मारवा को ही तो किडनैप करना चाहते थे। आयशा मारवा को किडनैप करने के लिए तो उन्होंने मारवा हाउस पर हमला किया था। वो प्लान तो फेल हो गया था, लेकिन आज ये मछली तो खुद चलकर ही हमारे पास आई है। आयशा मारवा को वहां पर देखकर अब बड़ी रानी के भाई को अब अपना प्लान जो पिछले वक्त असफल हो गया था वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये सोचते हुए ही अब बड़ी रानी के भाई के चेहरे पर एक डेविल समाइल आ गई थी और फिर वो जल्दी से वापस से अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि अब वो एक भी पल जाया नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आज हर हाल में अब वो अपने इस काम को पूरा कर सकते थे। और अब वो अपने रूम में जाकर जल्दी से अपने कमरे के दरवाजे को बंद कर देते हैं और फिर वो अपने फ़ोन से एक नंबर डायल करते हैं। तो सामने से आवाज़ आई, देखो अगर कोई जरूरी काम हो तब तो ठीक है तभी बात करना, वरना मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए फ़ोन किया है तो प्लीज फोन को अभी के अभी कट कर दो, क्योंकि मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। ये सुनते ही बड़ी रानी के भाई ने कहा कि आयशा मारवा राजमहल में मेरे सामने है, मेरे पास एक प्लान है। तुम जल्द ही अपने आदमियों को राजमहल के बेसमेंट में जो सीक्रेट दरवाजा है जो सीधा ही राजमहल से 200 मीटर की दूरी पर खुलता है, तुम बस अपने आदमियों को वहां पर गाड़ी लेकर खड़े रहने के लिए बोल दो। बाकी यहाँ पर जो भी कुछ करना है वो मैं अपने आप ही संभाल लूंगा। ये कहने के बाद बड़ी रानी के भाई को राजीव गुलेरिया की आवाज आई कि तुम अपना काम करो, उसे राजमहल से बाहर निकालो और उसके बाद मैं अपने आदमियों से कहता हूँ कि इस बार भी उसका वही हाल करना है जो सालों पहले किया था। बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार ये आयशा मारवा का वीडियो नए किंग को भेजा जाएगा, उसका नंबर मुझे इंपीरियल ग्रुप से मिल ही जाएगा। ये कहते हुए ही वहां राजीव गुलेरिया अब जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि अब इन सब को अपना प्लान कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि जो काम वो मारवा हाउस पर हमला करने के बाद नहीं कर पाए थे आज उन्हें वो यहाँ पर काम होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर अब बड़ी रानी के भाई भी अब हंसने लगते हैं और फिर वो अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ बड़ी रानी के भाई अब अपने दिमाग में ही कुछ प्लान करने लग जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ से अनुपम गुलेरिया ने जिन आदमियों को अंजलि को किडनैप करने के लिए कहा था वो भी अब तक सब्जी वाला डिलीवरी ड्राइवर बनकर वहां पर आ जाते हैं कि और वो मेन गेट पर खड़े थे कि तब हमें अंदर जाने दो, क्योंकि वो वहां पर गेट पर जाने के बाद अब सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं कि हम यहाँ पर सब्जियां लेकर आए हैं, उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड भी अब पूरी वैन को अच्छे से चेक करने के बाद अब राजमहल के अंदर जाने की उन्हें परमिशन देता है, क्योंकि सब्जियां राजमहल से ऐसे ही राजमहल में जाती थी। जब उसे वहां पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगता तो वो उन्हें अंदर जाने की परमिशन दे देता है और फिर वो दोनों ही अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं कविन आलिशा और रेखा मौसी मीटिंग हॉल में अपनी मीटिंग कर ही रही थी कि वहीं बड़ी रानी आयशा मारवा और अंजलि मल्होत्रा को अपना राजमहल घुमा रही थी।
और इसी वक्त उन्होंने आयशा मारवा का हाथ पकड़ कर रखा था, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त आयशा के मन में इमोशंस का तूफान आया होगा, क्योंकि सालों पहले जो कुछ भी यहाँ पर राजमहल में घटित हुआ था वो बातें बड़ी रानी भी अच्छी तरह से जान गई थी कि इतने सालों के बाद आयशा मारवा का दोबारा इस महल में आने पर उसके इमोशंस में क्या उतार चढ़ाव हो रहा होगा। तो वहीं आयशा मारवा भी बस रिया की खुशी के लिए ही खुद को संभाल रही थी और खुद को नॉर्मल दिखाने की बहुत ही कोशिश कर रही थी। हालांकि ये काम आयशा मारवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो बस अपनी पोती की खुशी के लिए आज इतने सालों बाद राजमहल में आई थी। तो वहीं अपने ही रूम में प्रिंसेस लतिका रिया को अपने न्यू सॉफ्ट टॉय दिखा रही थी और अब वो रिया से कह रही थी कि रिया आज तो तुम बहुत ही प्रीटी लग रही हो, जस्ट लाइक अ बार्बी डॉल। प्रिंसेस लतिका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि वो तो मैं लगूंगी ही ना, मेरे डैड ने मेरी इतनी सुंदर हेयर स्टाइल जो की है। ये कहते हुए ही अब रिया हंसने लगती है। तो वहीं पर प्रिंसेस लतिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है। लेकिन इन दिनों इन्हें देखकर आर्यन और अलेक्जेंडर दोनों ही अब एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी अब आर्यन अलेक्जेंडर के कान में कहता है, यार प्रिंसेस लतिका के रूम में कोई ऐसा गेम नहीं है जिससे हम खेल सकते हैं। यार मैं तो यहाँ पर आकर सच में बोर हो रहा हूँ। इससे अच्छा तो हम वहाँ चले जाते जहाँ पर मम्मा हमें लेकर गई थी। वहाँ कोई भी बोर नहीं हो सकता। अपने भाई के मुंह से अपने बड़ी के पहले इसकी तारीफ सुनकर अब अलेक्जेंडर के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अलेक्जेंडर को भी अपने बड़ी का प्लेस दुनिया में सबसे खूबसूरत लगता था। एक तरफ अपने रूम में बच्चे एक दूसरे से के साथ थे, तो वहीं दूसरी तरफ मयूर, गुलेरिया, चिराग और अब्दुल के साथ सभी पर अपनी पैनी नजरें बनाए हुए थे। तो वहीं कैलाश अधिकारी भी अब चौकन्ना थे कि तभी उन्होंने देखा कि हर रोज की तरह सब्जी वाले ने राजमहल के लिए सब्जी लेकर आया है। कैलाश अधिकारी ने अपने एक आदमी से कहा कि जाओ पहले चेक करो, फिर अंदर से हेड सर्वेंट को बता देना कि राजमहल के लिए सब्जियां आ गई हैं, उन्हें इन्फॉर्म कर देना। ये सुनते ही कैलाश अधिकारी के आदमी ने कहा कि मैं जाकर चेक करता हूँ बॉस। ये कहते हुए ही वो आदमी एक बार फिर से टेम्पो चेक करने लगा और फिर कुछ ही देर के बाद वो आदमी अंदर राजमहल में जाकर अब हेड सर्वेंट को बता देता है, क्योंकि उसे भी उस गाड़ी में कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा था। हेड सर्वेंट भी अब अपने साथ कुछ हेल्पर को लेकर बाहर आ जाता है, क्योंकि अब उन्होंने उन सब्जियों को राजमहल के अंदर भिजवाना था। तो वो सभी एक एक करके अब सभी सब्जियों को लेकर अंदर जाने लगते हैं। तो वहीं दोनों वैन चलाने वाले ड्राइवर अपनी आदमी भी अब नीचे उतरकर एक एक सब्जियों का कैरी बैग उठाकर अंदर जाने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने अनुपम गुलेरिया ने उन्हें दिया था उसके हिसाब से तो यहाँ पर 2 औरतें हैं। आखिर किसे किडनैप करना है ये तो वो अब समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि 2 औरतों को यहाँ पर देखकर वो कंफ्यूज हो गए थे। वो लोग अभी यही सोच रहे थे कि अचानक से वहां पर बहुत ज्यादा ही धुआं हो गया था। किसी को वहां पर कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था कि तभी वहां पर जल्दी से बड़ी रानी के भाई आकर एक औरत के मुंह को दबा देते हैं और फिर उसे क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं। तो वहीं जैसे तैसे वो आदमी भी अब वहां पर पहुंच जाते हैं और वो अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर उस पे क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं। जल्दी से वो अब एक औरत के मुंह पर वो भी एक रुमाल को रख देते हैं और उसको सूंघा कर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देते हैं। यहाँ पूरे ही पैलेस में स्मोक की वजह से अफरा तफरी मची हुई थी कि आखिर ये एकदम से यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ बड़ी रानी को खांसते हुए चिल्ला रही थी कि आखिर ये धुआं कैसे आया। बड़ी रानी के भाई अपने प्लान के हिसाब से ही अब जल्दी से पैलेस से सीक्रेट दरवाजे से बेसमेंट में चले जाते हैं और फिर वो बिना देखे कि आखिर उन्होंने किसे किडनैप किया है वो अब जल्दी से उस रूम में जाते हैं और फिर मिरर के पास उस बटन को प्रेस कर देते हैं और फिर कुछ ही देर के बाद अब वो उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने राजीव गुलेरिया को पहले से ही रहने के लिए बोला था। वो वहां पर जाकर अब राजीव के आदमी पहले से ही उसका वहां पर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि प्लान के हिसाब से वो पहले ही वहां पर आ गए थे। बड़ी रानी के भाई ने अब जल्दी से दरवाजा खोला और फिर वो अब उस औरत को अपने आदमियों को देकर कहते हैं कि इसे लेकर जाओ और हाँ ध्यान रहे कि इसकी एक हड्डी भी सलामत नहीं रहनी चाहिए।
बड़ी रानी के भाई जैसे ही ये कह रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि राजीव गुलेरिया का खास आदमी था। और फिर वो उसे आदमी ने कहा कि आप इसे मुझे सौंप दीजिए और यहाँ से जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ हमारे साथ देख ले। और वैसे भी इस औरत के चेहरे पर कपड़ा बांधकर अच्छा किया आपने। ये कहते हुए ही राजीव गुलेरिया के खास आदमी अब बड़ी रानी के भाई से उस औरत को लेकर अपनी गाड़ी में लेटा देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो सब्जी वाले ने जिस औरत को बेहोश किया था जैसे तैसे वो उसे अब बाहर लेकर आ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से आ रहे मयूर गुलेरिया पर जाती है। उस आदमी को, मयूर गुलेरिया को वहां पर देखते हुए वो अपने आदमी से कहता है कि इसे वैन तक लेकर जाओ, मैं इन सभी का ध्यान इस बात पर लगाता हूं कि राजमहल में आग लगी है। ये कहते हुए ही वो आदमी अब मयूर गुलेरिया के पास जाकर उसे अपनी बातों में उलझा देता है। ये देखकर अब दूसरा आदमी जल्दी से अब उस औरत को अपनी वैन के पास ले जाता है और फिर उसे वहीं लेटा देता है और वैन का दरवाजा अब बंद कर देता है। यहाँ कैलाश अधिकारी और उसके आदमी इस बात से परेशान थे कि आखिर ये धुआं आया तो आया कहाँ से। उस आदमी की बात को सुनकर अब मयूर को कुछ गड़बड़ लगी कि तभी मयूर उस आदमी से थोड़ा सा दूर होकर अपनी पॉकेट से रोहित का दिया हुआ फोन निकालता है। अब तक वो दोनों आदमी अपनी वैन में बैठ जाते हैं और फिर वो तेजी से अपनी वैन को राजमहल से बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। तो वहीं राजमहल के टेरेस पर खड़े होकर चिराग और अब्दुल पूरे ही पैलेस पर नजर रख रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि कोई एक औरत को उनके मुंह पर काला कपड़ा डालकर उसे अपनी गाड़ी में लेकर कहीं जाने वाला है। तो वहीं मेन गेट पर उस वैन को देखकर अब अब्दुल को भी शक हुआ था। अब्दुल ने अब चिराग से कहा, यार कुछ तो गड़बड़ है, जल्दी से अपने आदमी से कहो कि हमारे कुछ आदमी इस राजमहल से 200 मीटर दूर खड़ी उस गाड़ी का पीछा करें और कुछ आदमी उस वैन का भी पीछा करें। तुम ये करो, अभी हमें नीचे चलना चाहिए। जरूर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी ने कुछ ना कुछ तो यहाँ पर कांड किया है। ये कहते हुए ही अब अब्दुल टेरेस से सीधा ही नीचे की तरफ जाने लगता है। यहाँ चिराग अपने आदमियों से बात करता है कि तुम में से कुछ जल्दी से उस गाड़ी का पीछा करो जो यहाँ से महल से 200 मीटर पर खड़ी हुई है। जो गाड़ी यहाँ पर राजीव गुलेरिया के आदमियों की थी वो ब्लैक कलर की गाड़ी है और ब्लैक कलर के ही ग्लासेज है और उस गाड़ी का नंबर मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। और हाँ, अभी पहले से एक वैन निकली है, उसका भी पीछा करो। ये कहते हुए ही अब चिराग अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देता है और फिर अब वो एक गाड़ी का नंबर जो वो वहां पर बता रहा था वो उस गाड़ी के नंबर को अपने उन आदमियों को सेंड कर देता है जिस गाड़ी का पीछा करने के लिए उसने अपने आदमियों को बोला हुआ था।